हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे। आगे हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के लास्ट में देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, जिसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कौन? सैयद वंश का संस्थापक खिज खां। इसका जो संस्थापक माना जाता है खिज खां माना जाता है। कौन? खिज खां। खिज खां, इसका संस्थापक खिज खां माना जाता है। एक खिज खां जो था, हमने बताया था कि तुगलक वंश के समय में जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक हुआ करता था अंतिम, उसी समय खिज खां उसका मंत्री हुआ करता था। यानी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक, जिसी का मंत्री हुआ करता था खिज खां। और उसी के समय में 1398 ईस्वी में, जिसका उसका समय तो था 1394 से लेकर के 1414 तक, तब तक बीच में 1398 में जब आक्रमण हुआ तैमूर का, ठीक, जो तुर्किस्तान से आए हुए थे, तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो नासिरुद्दीन महमूद का ये मंत्री था खिज खां। इसने नासिरुद्दीन महमूद का मंत्री होते हुए भी उसका साथ छोड़ करके तैमूर की सहायता कर दिया। इसके साथ उसके पहले के शासकों ने इसके साथ कुछ बर्बरता किया था, इसीलिए उसने ये तुगलक वंश के जो शासक थे उनके साथ हट करके तैमूर का सहायता कर दिया, और तैमूर ने उसको पराजित करके हटाया। और तैमूर लंग अपने शासक शाहरुख खान को, जो अपना पुत्र था उसका तैमूर लंग का शाहरुख खान, उसको दिल्ली का शासक बनाया। लेकिन वो कुछ दिन तक भी नहीं रहा दिल्ली में, और वो खिज खां को शासक बना करके दिल्ली का और अपने तुर्किस्तान चला गया और कहा कि राजस्व आप भेजते रहिए वहां। तो इसने खिज खां ने बाद में तुगलक वंश से हटा करके एक नए वंश की, तुगलक वंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम था सैयद वंश, जो लगभग 37 सालों तक, जिसका कार्यकाल है 37 सालों तक चलेगा तुगलक वंश। ठीक, सैयद वंश 37 सालों तक चलेगा। हम लोग देखेंगे सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज खां। और सैयद का अर्थ होता है, जो सैयद है, सैयद का ये जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, मोहम्मद पैगंबर का वंशज। सैयद का मतलब होता है मोहम्मद पैगंबर साहब का क्या? वंशज। यानी जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे इस्लाम धर्म के, उनका वंशज माना जाता है सैयद का मतलब। सैयद वंश जिसका संस्थापक खिज खां था, लिखेंगे यह भारत का प्रथम शिया वंश था। यह भारत का प्रथम शिया वंश था। शिया वंश था। ठीक, इस्लाम धर्म को हमने पढ़ाया तो उसमें बताया था कि शिया क्या होते हैं और सुन्नी कौन होते हैं। ठीक, अली साहब के जो मानने वाले थे और मोहम्मद साहब के मानने वाले थे, कौन शिया कौन सुन्नी, ये सारी चीजें हमने भारत के प्राचीन इतिहास में जब धार्मिक 6वीं शताब्दी में इस्लामों का उदय पढ़ाया तो उसी समय हमने इस्लाम धर्म के इसको बताया था। यह भारत का प्रथम शिया वंश था। लेकिन जब 1414 ईस्वी के समय में खिज खां दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किया, तो उस समय की जो स्थिति थी, दिल्ली सल्तनत को लेकर के कई शक्तियां जूझ रही थी, उसको लड़ाई करने, दिल्ली सल्तनत पे कई लोग अधिकार करना चाहते थे। उस समय में जो इटावा था, इसके बाद उधर इटावा, जालौन और जितने भी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र थे, बदायूं तक के क्षेत्रों तक, ये केंद्रीय सरकार यानी जो दिल्ली सल्तनत की सरकार थी, जो पूरे कब्जा करना चाहती थी, उसे ही अलग होना चाहते थे। जिसमें से गुजरात, मालवा, जौनपुर, ये सब अलग हो चुके थे दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से हट गए थे, अपने को स्वतंत्र मुल्क बना लिए थे। यानी अब दिल्ली सल्तनत जो खिलजियों के समय में हुआ करते थे, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का पूरा विस्तार हुआ। ठीक, वो चीज अब दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के बाद धीरे धीरे बटुर रही है। और तुगलक वंश में
जो चीज प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ज्यादा फैली, प्रशासन की व्यवस्थाएं जो सारी चीजें हुई, उस चीज का अब धीरे धीरे बटोर हो रहा है। यानी दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, क्योंकि उसके अगल बगल के जितने भी उत्तर भारत से लेकर के बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे जो, वो अब अलग हो रहे हैं। उस सरकार का मतलब जो केंद्रीय सरकार थी दिल्ली की, उसके आधिपत्य से हट रहे थे। तो देखेंगे जो ख्रीज खां था उस समय उसकी स्थिति क्या थी दिल्ली सल्तनत की, नोट करेंगे 1414 ईस्वी की स्थिति। जब ये सुल्तान बना ख्रीज खां दिल्ली सल्तनत का, तो 1414 ईस्वी की दिल्ली सल्तनत की स्थिति, दिल्ली सल्तनत की स्थिति, दिल्ली सल्तनत की स्थिति देखेंगे इसको, दिल्ली सल्तनत की स्थिति। ठीक, लिखेंगे इसमें ख्रीज खां स्टार बनाकर, ख्रीज खां 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में जब सुल्तान बना, जब सुल्तान बना, जब सुल्तान बना, जब सुल्तान बना उस समय, उस समय जब सुल्तान बना उस समय राजधानी जो दिल्ली, राजधानी में सत्ता के लिए, राजधानी में सत्ता के लिए, राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां संघर्ष कर रही थी, कई शक्तियां संघर्ष कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। हमने अभी बताया कि जब ख्रीज खां 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो उसमें दिल्ली के क्षेत्रों पर बहुत लोग शासन करना चाह रहे थे और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो अपने को स्वतंत्र करना चाहते थे। ठीक, तो ख्रीज खां ने 1414 ईस्वी में जब सुल्तान बना उस समय राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें दोआब स्टार बनाकर, दोआब, दोआब, इटावा, दोआब का मतलब गंगा यमुना का क्षेत्र, इटावा, कटेहर, कन्नौज, कन्नौज इत्र की नगरी, अर्क की नगरी, कौन, कन्नौज, और बदायूं के, और बदायूं के, और बदायूं के सरदार केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय सरकार का मतलब जो दिल्ली के अधीन थे, केंद्रीय सरकार, उस समय जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसके जितने सभी लोग अधीन थे, तो बदायूं के, कहाँ के, बदायूं के, कन्नौज की, कटेहर के, इटावा के और दोआब क्षेत्रों के जो सरदार हुआ करते थे, जो दिल्ली आधिपत्य के अंतर्गत लाते थे, वो लोग केंद्रीय सरकार यानी दिल्ली सल्तनत को क्या देने लगे, चुनौती देने लगे। केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय सरकार की शक्ति को, शक्ति को चुनौती देने लगे, चुनौती दे रहे थे, दे रहे थे, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थिति सही नहीं थी। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें लिखेंगे जौनपुर मालवा स्टार बनाकर, जौनपुर मालवा, जौनपुर मालवा गुजरात, जौनपुर मालवा गुजरात, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से, दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से
ठीक, यानी दिल्ली सल्तनत के जो अधीन थे, आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे, मुक्त हो चुके थे, और वे आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ने का मतलब ये अपना साम्राज्य विस्तृत करना चाहते थे। जौनपुर, मालवा और गुजरात, ये किसके, दिल्ली सल्तनत से जो अधीन हुआ करते थे उस समय के, जब खिलजियों ने इनको जीत करके मिलाया था, उससे ये अलग हुए और वो आपस में लड़ रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ये थी 1414 ईस्वी की स्थिति, जब ख्रीज खां सैयद वंश की स्थापना किया दिल्ली में। तो अब हम लोग ख्रीज खां के समय में देखेंगे, जो एक सिया वंश था, भारत का प्रथम सिया वंश, ठीक, इसके विषय में अब हम लोग देखेंगे। संस्थापक ख्रीज खां, नोट करेंगे, संस्थापक ख्रीज खां, समय होगी 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक, ठीक, 1421 ईस्वी तक नोट करेंगे। इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग संस्थापक ख्रीज खां के विषय में, ठीक, लिखेंगे। यह एक प्रतापी शासक था, यह इस वंश का प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था। प्रतापी का मतलब लड़ने में आगे, ठीक, जो लड़ने में या किसी से आक्रमण में ज्यादातर सफलता पाने वाला प्रतापी शासक होता है। महानतम, महान, ये जो होते हैं उदार व्यक्ति होते हैं, जो जनता के साथ बेहतरीन उदारता का व्यवहार करते हैं। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके, इसने सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके, उपाधि धारण न करके दूसरी उपाधि धारण किया, दूसरी उपाधि धारण किया, उपाधि धारण किया। क्या उपाधि धारण किया, लिखेंगे रैयत ए आला, रैयत ए आला, रैयत ए आला। रैयत ए आला की क्या किया, उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ होता है रैयत ए आला का तैमूर का माथात, तैमूर का माथत, माथत का मतलब तैमूर का गुलाम, ठीक, तैमूर का प्रतिनिधि या गुलाम, तैमूर लंग का प्रतिनिधि, क्योंकि वही सब जीत करके इनको क्या दिए थे, इस साम्राज्य को दे करके दिल्ली चला गया था। तैमूर लंग का ही बेटा था शाहरुख खान, जो तुर्किस्तान से सब थे। उन लोगों ने ख्रीज खां को क्या किया, इसको वहां का शासक बनाया दिल्ली का, और कहा कि तुम हमारे यहाँ राजस्व भेजते रहना, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से, ठीक, ये राजस्व। इसीलिए इसने रैयत ए आला, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, जो कि बगदाद के खलीफाओं द्वारा दी जाती थी, यानी जो अरब देश के शासक थे बगदाद के, उनके द्वारा एक सुल्तान की उपाधि दी जाती थी। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया था। फिर इसके बाद इधर सुल्तान की उपाधि न धारण करने वाला सुल्तान ख्रीज खां था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम इसके अगले उत्तराधिकारी के बारे में, ठीक, 1421 में इसकी मृत्यु हुई। आगे देखेंगे हम लोग सैयद वंश के अगले शासक के बारे में देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं,
और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आगे की तरफ लिखेंगे। अगला उत्तराधिकारी इसका वो था मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन था? मुबारक शाह था। ठीक, जिसका समय था 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। ठीक, 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। आगे लिखेंगे यह सैयद वंश का सैयद वंश का महानतम शासक था। महानतम शासक था। आगे लिखेंगे यह एक योग्य सेनाध्यक्ष का मतलब सेनाध्यक्ष था, जो कई विद्रोहों को सफल आयाम दिया था। सफलता का आयाम दिया था। ठीक, आयाम दिया था। किसने? मुबारक शाह ने। आगे लिखेंगे उपाधि धारण किया। इसने उपाधि, कौन सी उपाधि धारण किया? नोट करेंगे सुल्तान। इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। सुल्तान नोट करेंगे। आगे लिखेंगे इसने दिल्ली में मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। यमुना नदी के तट पर इसने यमुना नदी के तट पर क्या किया? मुबारकाबाद शहर की क्या किया था? स्थापना किया था। किसने? मुबारक शाह ने। यहां तक नोट करेंगे। आगे की तरफ देखेंगे इसके दरबारी जो कवि थे, कभी कभी मिलान करने के लिए सैयद वंश के शासकों का देता है। वैसे उतना इम्पोर्टेंट सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करेंगे। लिखेंगे हेडिंग डाल करके दरबारी कवि। इसके दरबारी कवि में देखेंगे इसमें हम थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या? अहमद सरहिंदी। ठीक, इसने एक बुक लिखा। क्या लिखी? बुक्स लिखी। क्या? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। ठीक, किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक बुक लिखा। ठीक, कौन थे? कोष्टक में लिख लिया गया इतिहासकार।
इतिहास का, ठीक, इतिहास का अर्थ इसने लिखा। और इसी में जो बताया गया था तारीख मुबारक शाही में, जो इसका संस्थापक था सैयद वंश का ख्रिज खां, उसको बताया जाता था कि वो खुद मोहम्मद पैगंबर साहब का प्रतिनिधि, ठीक। लेकिन इसमें भी कई इतिहासकारों का मतभेद है। दृष्टि जैसे विजन दृष्टि जो IAS है, उसने अपनी पुस्तक में विजन दृष्टि में लिखा है कि इसमें भी कई इतिहासकार मतभेद है कि जो ख्रिज खां था वो सैयद था। सैयद का मतलब क्या, हमने बताया ना, मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज, वो है या नहीं था, इसमें भी मतभेद है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबारी कवि हुआ करते थे, जिसने लिखा एक बुक तारीख मुबारक शाही। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें स्टार बनाकर लिखेंगे। इसकी मृत्यु 1434 ईस्वी, 1434 ईस्वी लिखेंगे। मोहम्मद शाह के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। इसका अगला उत्तराधिकारी था मोहम्मद शाह, ठीक। देखेंगे हम लोग आगे अगले शासक के बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। नोट करेंगे अगला शासक मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। नोट करेंगे 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक, ठीक। हुआ क्या, समझिएगा थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत के समय में जो मालवा के शासक थे, नोट भी करते रहिए, दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक, नोट भी करिए, एक साथ हो जाएगा दो काम, जल्दी भी होगा। नोट करिएगा, दिल्ली सल्तनत पर, इसके समय में दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक, दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी आक्रमण किया और उचित समय पर सरहिंद का मतलब पंजाब, ठीक, पंजाब, सरहिंद का मतलब पंजाब। यहाँ मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता था, MP, ठीक, का शासक था महमूद खिलजी। वो उचित समय पर, तब तक जब ये दिल्ली पर आक्रमण किया तो उचित समय पर अफगान, यहाँ का अफगान, दिल्ली सल्तनत का ही ये सब शासन क्षेत्र था, तो यहाँ का अफगान राज्यपाल हुआ करता था, अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी की सैन्य सहायता के कारण दिल्ली सल्तनत महमूद खिलजी के आक्रमण से बच गई।
खिलजी के आक्रमण से बच गए, आक्रमण से बच गए, आक्रमण से बच गए। हुआ क्या, जो मोहम्मद शाह था, इसके समय में दिल्ली सल्तनत पर भी मालवा का एक शासक हुआ करता था महमूद खिलजी। ठीक उस समय हमने बताया गुजरात, मालवा, जौनपुर स्वतंत्र हो चुके 1414 ईस्वी में। वो अपने आप को दिल्ली के आधिपत्य से अलग निकाल लिए, ठीक तुगलक वंश के समाप्त होने पर। अब वो स्वतंत्र शासक बने हुए हैं। उसी समय जो मालवा का शासक हुआ करता था महमूद खिलजी, इसने क्या किया, उचित समय पाया और जब आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पर, उसी समय उचित समय पर ही जो पंजाब का, इसका दिल्ली सल्तनत के अधीन था पंजाब, वहां का एक राज्यपाल हुआ करता था ही दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह का ही राज्यपाल था बहलोल लोधी। कौन, बहलोल लोधी था, ठीक अफगान था। और इसने सैन्य सहायता इसके लिए और आकर के अपने सैन्य सहायता लेकर के दिल्ली को आक्रमण होने से बचा लिया दिल्ली पर। और जब बचा लिया तो जो सुल्तान मोहम्मद शाह था ये बहुत प्रसन्न हुआ, जो सुल्तान मोहम्मद शाह था ये बहुत प्रसन्न हुआ। और जब प्रसन्न हुआ तो उसने अपना इसको पुत्र कह करके पुकार दिया कि बहलोल लोधी क्या है, मेरा पुत्र है, ठीक। और इसको अपना वजीर बनाया, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री बनाया, और इसे उपाधि दी खान ए खाना की। क्या, खान ए खाना की। आगे नोट करेंगे हम इसमें। इसके बाद क्या हुआ, जब दिल्ली को बचा लिया तो नोट करेंगे इसमें आगे, सुल्तान मोहम्मद शाह ने, नोट करेंगे सुल्तान मोहम्मद शाह ने, सुल्तान मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह ने, सुल्तान मोहम्मद शाह ने, सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को, बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर पुकारा, अपना पुत्र कहकर पुकारा, पुत्र कहकर पुकारा, और उसे अपना वजीर बनाया, अपना वजीर, अपना वजीर बनाया, अपना वजीर, वजीर का मतलब होता है पीएम, प्रधानमंत्री, वजीर बनाया तथा उपाधि दिया, तथा उपाधि दी, उपाधि प्रदान की, प्रदान की। क्या प्रदान की, देखेंगे क्या उपाधि दिया, नोट करेंगे, खान ए खाना की। क्या, खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि दिया, ठीक नोट कर लेंगे, खान ए खाना की। मोहम्मद शाह का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इसने, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे अपना वजीर बनाया तथा इसे उपाधि दी खान ए खाना की। आगे की तरफ हम देखेंगे, ठीक। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला शासक, पैतालीस में इसकी मृत्यु हुई। ये असफल शासक भी रहा है। कौन, जो अभी हमने पढ़ा मोहम्मद शाह एक असफल अयोग्य शासक था, इसने कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह बना अगला शासक, अलाउद्दीन आलम शाह। कौन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह। कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक। जिसका समय चला 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक, ठीक। इसमें देखेंगे इसने अपनी स्वेच्छा से, इसने अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, इसने अपनी स्वेच्छा से, इसने अपनी स्वेच्छा से अपना सिंहासन, अपना सिंहासन बहलोल लोधी को दे दिया, बहलोल लोधी को दे दिया। अफगानी था बहलोल लोधी और इसको किंग मेकर का काम कर रहा था।
ठीक, इसके पहले वो मुबारक शाह की हत्या किया और इसके बाद किसको बनाया, मोहम्मद शाह को बनाया। फिर मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद किसको दे दिया, आलम शाह आ गया। आलम शाह ने क्या किया, अपनी स्वेच्छा से अपना सिंहासन क्या किया, बहलोल लोदी को दे दिया, बहलोल लोदी को दे दिया। ठीक, आगे नोट करेंगे, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में एक नए राजवंश, एक नए राजवंश लोधी वंश की नींव रखी, की नींव रखी। कहां पर, दिल्ली सल्तनत में। अब थोड़ा समझने की बात है, हम लोग खिलजी वंश लास्ट चरण तक पढ़ लिए, अब आगे लोधी वंश आएगा। ठीक, जो 1451 से लेकर के 1526 तक चलेगा, 1526 तक। ठीक, 1451 से लेकर 1526 तक चलेगा। फिर बाबर का आक्रमण होगा और आक्रमण होने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर मुगल साम्राज्य का उदय होगा। ध्यान देना है, सैयद वंश लगभग 37 सालों तक चला। मूल्यांकन करना है लास्ट में, कहीं भी मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन काम करेंगे। ठीक, 37 वर्षों तक लगभग सैयद वंश का शासन चला। इसने जो खिलजियों ने जो साम्राज्य का विस्तार किया था, इन्होंने विस्तार को उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि तुगलक वंश खत्म हुआ तो सभी साम्राज्य बंटने लगे थे। 1414 की स्थिति में हम लोगों ने देख लिया कि सभी साम्राज्य, केंद्रीय सरकार जो हुआ करती थी यानी दिल्ली की सरकार से, वो लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, उनके आगे चुनौतियां थी, अपने को स्वतंत्र कर रहे थे, जिसमें से मालवा, गुजरात और बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिसको अपना स्वतंत्र मुल्क बनाने लगे। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो तुगलक वंश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाया था, उसको भी इसमें सैयद वंश में, जो दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश में 4 शासक हुए, इन चारों शासकों ने प्रशासन पर भी कहीं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। ठीक, सब अधिकतर अयोग्य ही रहे हैं। केवल एक प्रतापी शासक था खिलजी खां, जिसने इस वंश की नींव रखी थी, उसने भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। यानी ये सारी चीजों को जो एक तरफ से कह लीजिए पिछले राजवंशों ने बनाया था, उसको ये सब गंवा बैठे और दिल्ली का जो क्षेत्र था बहुत छोटा होने लगा। लास्ट में अलाउद्दीन जो आलम शाह था, ये दिल्ली के जो सिंहासन था बहलोल लोदी को क्यों दे दिया? ये लास्ट अपने चरण में बदायूं में जाकर रहने लगा, और बदायूं छोटा सा एक शहर था जिसको इसको अच्छा लगा आलम शाह को, इसने वहीं पर बैठ करके शासन करना चाहा। और इधर दिल्ली के अमीरों के साथ मिलकर बहलोल लोदी ने क्या किया, अगले राजवंश की नींव डाल दिया, लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत पे। ठीक, तो हम लोग अगले समय में लोधी वंश के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, किसी भी परीक्षा का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप दिया गया है। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।